नमस्कार बच्चों मैं विश्वास स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। बच्चों, हमने पहले भारत की खोज पुस्तक में काम किया है। उसमें हमने पाठ 1 से 4 पूरे कर लिए, लेकिन आज से हम बसंत की पुस्तक का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। और बसंत की पुस्तक में हमने पाठ 1 से 4 पहले पूरे कर लिए हैं और आज हम पाठ 5 करेंगे, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये एक लेख है बच्चों, और इस लेख के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, जिनका जन्म 11 जुलाई 1962 में बरवारीपुर, सुल्तानपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ। अरविंद कुमार जी अपने इस लेख के द्वारा, जिसका नाम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है, इसके बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियाँ हैं वो पत्रों की दुनिया अनूठी है, जो चिट्ठियों पत्रों की, जैसा कि वर्तमान समय में हम यह नहीं देखते हैं। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप का है, SMS का है, मोबाइल का ज़माना है, कैरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ कहीं पीछे ही छूट गई हैं। लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत समझी जाती थी। लोग डाकिये का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। पहले ये फ़ोन फान नहीं होते थे, लोग यानी कि एक दूसरे का संदेश पहुंचाने के लिए इंतज़ार करते थे। हाँ, हमारी चिट्ठी आ जाए, किसी रिश्तेदार की आ जाए, कि उसमें अपना सुख दुख बांट लेते थे। वो अपनी प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करना बहुत सरल था। जैसे फास्ट फूड कभी भी पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद नहीं दे सकते, उसी तरह स्थायित्व कभी भी फ़ोन या SMS द्वारा नहीं मिल सकता। एक पत्र को बार बार पढ़ा जा सकता है, लेकिन जबकि फ़ोन पर की हुई बात वर्तमान में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन जो चिट्ठियां हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। उनको हम सहेज कर रख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में चिट्ठियों की विचित्र दुनिया से हमारा परिचय कराया गया है। इसके अलावा पत्रों के महत्व, सभ्यता के विकास के बारे में उनका योगदान, इस वैज्ञानिक युग में भी उसकी महत्ता, ग्रामीण जीवन में पत्रों की अतिशय महत्ता का रोचक वर्णन किया गया है। आइए बच्चों, इस लेख में हम यही सब जानेंगे। लेखक ने चिट्ठियों की महत्ता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियां होती थी। आइए अब हम इस चिट्ठियों की अनूठी दुनिया लेख की शुरुआत करते हैं कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, मीन्स अनोखी। अजीबोगरीब का मतलब यानी अनोखी है, और उसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वे संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS क्या होता है, लघु संदेश सेवा का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, मीन संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। ये देखो, इस तस्वीर में क्या दिखाया गया, एक लेडीज़ खड़ी है और ये डाकिया है। इस लेडीज़ की चिट्ठी आई है और ये डाकिया क्या कर रहा है, इसका वितरण कर रहा है, इसको बांट रहा है, ठीक है। और ये अपनी चिट्ठी लेने के लिए डाकिये के पास अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर आई हुई है। दुनिया भर में रोज़
करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उसके पहिए आए हैं, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया और अब टेलीफोन वायरलेस क्या होता है, बिना तार के। आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। रेडार होता है दूर से जहाज़ों का जो चित्र लेने वाला यंत्र, ठीक है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला रास्ता खोल दिया। सन 1972 से शुरू किया गया। ये देखो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है ना, ये व्यवस्था करी गई है, पत्र लेखन की प्रतियोगिता करी गई, उसमें ये पार्टिसिपेट कर रही है। यह सही है कि ख़ास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही आना जाना प्रभावित हुआ है, पर देहाती दुनिया ग्रामीण गांव में रहने वाले लोग, देहाती वाले, आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक सेवा की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो। पत्र का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, यानी कि बहुत लंबे समय के बाद पत्र आते होते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको कहा गया है, पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय। अनुसंधान होता है खोज। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते और देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। जो पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे।
आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे और अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उनको किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो इन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। जैसे कि हम एक तस्वीर को, किसी स्नैप को फ्रेम करके रखते हैं ना बेटा, उसी तरह उन्होंने क्या है, जो पत्र थे उनको फ्रेम करवा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन जी के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के लेख भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथा तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ये देखिए तस्वीर में क्या है, जो गांधी जी हैं वो पत्र लिख रहे हैं, जो उनके पास आते थे उनका जवाब देते थे, ये तो वही राइट कर रहे हैं। ये पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असर विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है, सेवा ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत मीन्स फरिश्ता। तो बच्चों, हमने पार्ट 5 का पठन पूरा किया है और इसकी जो मैं PDF भेजूंगी उसका जो वर्क है, आपने पहले वाली जो मैंने बसंत की नोटबुक में काम करवाया है उसी में ही आगे आपने स्टार्ट करना है लेसन 5, और सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। कई बच्चों की नोटबुक स्कूल में आई है चेक करने के लिए, तो मैंने वो चेक करी है, तो आपने बहुत गंदा काम कर रखा है बच्चों। तो ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे, अच्छी राइटिंग में करेंगे। थैंक यू।